दोस्तों, आज की कहानी है मीरा और उसकी माँ की। मीरा 3 साल बाद अपने पुराने घर वापस आई थी, माँ की देखभाल करने के लिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस घर में एक भयानक राज छुपा हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मीरा के पैर कांप रहे थे जब वो अपने पुराने घर की दहलीज पर खड़ी थी। 3 साल बाद वापस लौटना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। लेकिन माँ की तबीयत बिगड़ने के बाद उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। घर का लकड़ी का दरवाजा खुलते समय जो आवाज निकाल रहा था वो किसी के रोने जैसी लगी। लीला देवी अपने बिस्तर पर पड़ी थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। मीरा को देखकर उनकी आंखों में एकदम से चमक आ गई, लेकिन ये चमक किसी खुशी की नहीं बल्कि डर की थी। तू आ गई बेटा, लीला देवी की आवाज में कंपन था। अब सब ठीक हो जाएगा। मीरा को कुछ अजीब लगा। मां के शब्दों में कोई राहत नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। घर की हवा भी भारी लग रही थी, जैसे कोई अदृश्य बोझ हर कोने में लटक रहा हो। रात होते ही घर में एक अजीब सी शांति छा गई। मीरा रसोई में खाना बना रही थी जब उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। लेकिन हवा में एक सड़ी हुई मिट्टी की बदबू थी जो उसकी सांसों में घुल रही थी। रात के 2:30 मीरा की नींद टूटी। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। धीमे धीमे कदमों की आवाज गलियारे से आ रही थी। उसने चादर ओढ़कर खुद को छुपाने की कोशिश की, लेकिन आवाज और तेज हो गई। अचानक उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। मीरा की सांस रुक गई। दरवाजे के बाहर एक छाया खड़ी थी, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था। छाया इंसान से कहीं ज्यादा लंबी थी और उसका आकार लगातार बदल रहा था। कभी वो सिकुड़ जाता, कभी फैल जाता। मीरा के मुंह से चीख भी नहीं निकली। छाया कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे गायब हो गई। सुबह मीरा ने मां से इस बारे में पूछा तो लीला देवी का चेहरा एकदम सफेद हो गया। कुछ नहीं बेटा, तेरा वहम है, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आवाज में झूठ साफ दिख रहा था। अगली रात और भी भयानक थी। मीरा सो नहीं पा रही थी। अचानक उसे रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। उसने हिम्मत जुटाकर बाहर देखा तो रसोई में सारे बर्तन फर्श पर बिखरे हुए थे, लेकिन कोई इंसान नहीं था। हवा में वही सड़ी मिट्टी की बदबू थी और अब उसके साथ जली हुई हड्डियों की बदबू भी आ रही थी। मीरा का गला सूख गया। वो मां के कमरे की तरफ भागी। लीला देवी जाग रही थी और उनकी आंखें छत की तरफ टिकी हुई थी। वो कुछ बुदबुदा रही थी, लेकिन शब्द साफ नहीं सुनाई दे रहे थे। मीरा ने पूछा, मां क्या हुआ? लीला देवी ने धीरे से कहा, वो आ गया है बेटा। 30 साल बाद वो वापस आ गया है। कौन मां, कौन आया है? लेकिन लीला देवी ने जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ छत को देखती रही, जैसे वहां कोई बैठा हो। तीसरे दिन मीरा को पड़ोसी बुढ़िया कमला काकी मिली। कमला काकी इस मोहल्ले में बरसों से रह रही थी और हर घर का हाल जानती थी। कमला काकी ने चिंता से पूछा, बेटा तू यहां क्यों आई? इस घर में रहना खतरनाक है। क्यों काकी, क्या हुआ है इस घर में? कमला काकी ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोली, 30 साल पहले इस घर में तेरे पिता की मौत हुई थी, लेकिन उनकी मौत प्राकृतिक नहीं थी। एक पिशाच ने उन्हें मारा था। मीरा की सांस रुक गई। पिशाच? हाँ बेटा, पिशाच एक ऐसी आत्मा होती है जो अपनी मृत्यु के बाद भी धरती पर भटकती रहती है। वो जिंदा लोगों का खून पीती है और उनकी जान ले लेती है। तेरे पिता को भी इसी तरह मारा गया था। कमला काकी ने आगे बताया कि पिशाच हर 30 साल में वापस आता है और अब वो समय फिर से आ गया है। उस रात घर में नरक जैसा माहौल था। दीवारों से खून की बूंदें टपक रही थीं। हवा में हड्डियों के चटकने की आवाजें आ रही थीं। मीरा के कमरे में अचानक तापमान इतना गिर गया कि उसके मुंह से धुआं निकलने लगा। अचानक उसे एक भयानक चीख सुनाई दी। आवाज मां के कमरे से आ रही थी। मीरा दौड़कर वहां गई तो देखा कि लीला देवी हवा में लटकी हुई थी और उनके गले पर काले निशान थे। कमरे के कोने में एक काली छाया खड़ी थी। छाया का चेहरा नहीं था, सिर्फ 2 लाल आंखें जो नफरत से जल रही थीं। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे और उंगलियों में तेज नाखून थे। पिशाच ने धीरे धीरे मुड़कर मीरा को देखा। उसकी लाल आंखों में एक भूखी चमक थी।
हवा में एक भयानक हंसी गूंजी जो मीरा की हड्डियों तक को हिला गई। लीला देवी जमीन पर गिर गई, लेकिन वो जिंदा थी। उनकी सांस तेज चल रही थी। पिशाच गायब हो गया था, लेकिन उसकी उपस्थिति अब भी महसूस हो रही थी। मीरा ने रोते हुए पूछा, मां ये सब क्या है? लीला देवी ने हिम्मत जुटाकर बताया, 30 साल पहले तेरे पिता ने अनजाने में एक पीपल के पेड़ के नीचे पेशाब करके उस पर रहने वाले पिशाच को जगा दिया था। उसने तेरे पिता को मार दिया और फिर गायब हो गया, लेकिन एक तांत्रिक ने बताया कि पिशाच हर 30 साल में वापस आएगा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। तो ये सब पिताजी की गलती का नतीजा है? हाँ बेटा, और अब वो हम सबको मारना चाहता है। चौथी रात सबसे भयानक थी। पिशाच पूरी ताकत के साथ वापस आया। घर की सारी रोशनी बुझ गई। हवा में एक भयानक ठंडक छा गई। दीवारों से खून बहने लगा। पिशाच का रूप और भी भयानक हो गया था। अब उसके 2 सिर थे और 4 हाथ। उसके मुंह से लगातार काला धुआं निकल रहा था। उसकी आंखें अब आग की तरह जल रही थीं। वो मीरा के सामने प्रकट हुआ। उसकी आवाज में कई और आवाजें मिलकर उसे और डरावना बना रही थी। तेरे पिता ने मेरी शांति भंग की थी और मैं तुम सब से बदला लूंगा। पिशाच ने अपने लंबे नाखूनों से मीरा पर हमला किया। मीरा बाल बाल बची। वो भागकर मां के पास पहुंची। मां अब क्या करे? मीरा घबराकर चिल्लाई। लीला देवी ने अपने तकिए के नीचे से एक पुराना धागा निकाला। धागे में काले और लाल मोती पिरोए हुए थे। ये एक तांत्रिक ने दिया था, उन्होंने कहा। इसे पिशाच के गले में डालना होगा। लेकिन कैसे मां? वो तो हमें मार देगा। तुझे उसे धोखा देना होगा बेटा। पिशाच हमेशा अपने शिकार को मारने से पहले उसे डराता है, क्योंकि उसे अपनी ताकत दिखाना अच्छा लगता है। पिशाच फिर से कमरे में प्रकट हुआ और इस बार वो और भी बड़ा था। उसकी हंसी से पूरा घर हिल रहा था। मीरा ने हिम्मत दिखाई। अगर तुम इतने ताकतवर हो तो मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। पिशाच को यह चुनौती पसंद आई। उसने अपनी सारी शक्ति दिखाने के लिए अपना रूप और भी भयानक कर लिया। अब उसके 3 सर और 6 हाथ थे। जैसे ही पिशाच ने अपना सिर नीचे किया, मीरा ने तेजी से तांत्रिक धागा उसके गले में डाल दिया। धागा पिशाच के गले में पड़ते ही एक तेज रोशनी निकली। पिशाच की चीख से आसमान हिल गया। वो तड़पने लगा और उसका शरीर धीरे धीरे खुलने लगा। नहीं, मैं अभी जिंदा हूं, पिशाच चिल्लाया। तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते। लेकिन धागे की शक्ति उसे कमजोर करती जा रही थी। धीरे धीरे उसका रूप छोटा होता गया और वो एक काले धुएं में तब्दील हो गया। अचानक धुआं गायब हो गया। घर में सन्नाटा छा गया और मीरा और लीला देवी ने राहत की सांस ली। लेकिन खुशी की यह लहर ज्यादा देर नहीं चली। अगली सुबह जब मीरा उठी तो उसने देखा कि लीला देवी बिस्तर पर बेजान पड़ी थी। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसमें जान नहीं थी। मीरा दौड़कर मां के पास गई। जब उसने मां को हिलाया तो उनके गले में वही तांत्रिक धागा गिरा था जो कल रात पिशाच के गले में डाला गया था। मीरा की सांस रुक गई। उसे एहसास हुआ कि रात भर जिसे वो पिशाच समझ रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी मां ही थी। लीला देवी पर 30 साल पहले से ही पिशाच का साया था। वो खुद पिशाच बन चुकी थी, लेकिन मां का प्यार उसे अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने से रोक रहा था। जब मीरा ने तांत्रिक धागा उनके गले में डाला तो वो अपनी मां को ही मार रही थी। अब घर में सिर्फ मीरा अकेली रह गई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि पिशाच की शक्ति अब उसमें भी आने लगी थी। दर्पण में देखते समय उसे लगा कि उसकी आंखें लाल हो रही हैं।